हेलो फ्रेंड्स, वेलकम में चला टेक्निकल को रहते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले जिन भी छात्रों का जो है पेमेंट फेल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उनका स्कॉलरशिप का पैसा तो आया था, लेकिन उनके बैंक अकाउंट के किसी भी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनका पेमेंट फेल्ड हो गया है। तो अब जो है उनका स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा और कैसे आएगा, ठीक है, और उनको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हाल ही में जिन छात्रों का स्कॉलरशिप जो है पैसा आ चुका है, पीएफएमएस पर शो हो रहा था उनका पैसा आ गया है, लेकिन काफ़ी बच्चों का जो है पैसा पीएफएमएस पर शो हो रहा है, लेकिन उनका अकाउंट अभी उनका अमाउंट जो है उनके अकाउंट में अभी नहीं आया है। तो वो कब आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कि आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई है, आप सभी के जो भी काम रुके हुए थे स्कॉलरशिप के, वो सभी जो है धड़ाधड़ शुरू हो चुके हैं। मतलब सारे के सारे काम अब आप सभी के होंगे, और जिन भी छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी थी उनकी सभी की स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर अब जो है आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी छात्रों के भी स्टेटस भी वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो वो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे स्टेटस वेरीफाई कब होंगे। तो उनको जो है हम लास्ट डेट इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आप सभी के जो है स्टेटस कब तक वेरीफाई हो जाएंगे, स्टेटस वेरीफाई होने की लास्ट डेट क्या है। तो आप परेशान ना होंगे, आप उस डेट का इंतजार करेंगे और उससे पहले पहले देखेंगे आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी छात्रों के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जिन भी छात्रों का इस तरीके से जो है पेमेंट फेल हो गया था उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जिन भी छात्रों का भी स्कॉलरशिप नहीं आया है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसी में जो है ये स्टेटस वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले जो पेमेंट फेल हुआ है उनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जब पेमेंट फेल हुए थे तो उनको लेकर के न्यूज़ एक जो है एक आर्टिकल जो है जारी किया गया था, ठीक है। और वहाँ पर जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया था कि आगे आप सभी के जो पेमेंट फेल हुआ है वो पेमेंट फेल होने के कारण क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया था कि बैंक खाते के मामले में सही जानकारी के अभाव में सैकड़ों छात्र छात्राओं के पढ़ाई पर संकट आ गया है। उनके ग्राहक सेवा केंद्र या जनधन खाते में लेन देन की सीमा 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान नहीं हुआ। उन्हें इस वर्ष आपको बता दें उन्हें इस वर्ष छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिलने की संभावना बहुत कम है। सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के, अनुसूचित जाति के यानी एससी कैटेगरी के, और जहां पर जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के वर्ग के, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 6,761 छात्र छात्राओं के बैंक खाते में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं पहुंची है। कार्यालय में दस्तक देने वाले छात्र छात्राओं के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति नहीं पहुंचने में सबसे अधिक माइनर बैंक वाले हैं। माइनर बैंक वाले का मतलब क्या है कि नियम के अनुसार ग्राहक सेवा केंद्र या जन धन योजना के अंतर्गत शून्य रकम पर खोले गए बैंक खाते माइनर होते हैं। इसमें एक बार में 20,000 रुपये से अधिक रकम जमा नहीं होती, जबकि इन खातों को खोलने के बाद ऑटोमेटिक आधार सीडिंग भी हो जाती है। जिनमें के एक से अधिक बैंक खाते उनके उसी खाते में रकम भेजी गई है जिस खाते में आधार सीडिंग। यही कारण है कि वे काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ पर मतलब इनका फेल हो गया है, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला। अब हम आपको बता दें कि जो आप जो है जनधन खाता वाला अकाउंट ओपन करा लेते हैं, स्कॉलरशिप में वही लगा देते हैं, ठीक है। आपने जो है या कहीं जनसेवा केंद्र से कोई जो है जीरो बैलेंस वाला आपने जो है अकाउंट ओपन करा लिया और आपने जो है बीटेक कर लिया, तो आप सभी को बता दें कि बीटेक की फीस बहुत हाई होती है और बीटेक की जो स्कॉलरशिप आती है वो 54,000 रुपये समथिंग आती है, ठीक है। अब बीटेक आपने जो है खाता वहाँ पर जो है लगा दिया क्या कि आपने जो है खाता लगा दिया वहाँ जीरो बैलेंस वाला, और जीरो बैलेंस वाले अकाउंट के जो वैल्यू होती है मतलब उसमें जो पैसा भेजना और निकालने की जो लिमिट होती है वो 20,000 रुपये से अधिक नहीं होती है, ठीक है। आप उसमें अगर एक बार में अगर 50,000 रुपये जमा करना चाहेंगे तो 50,000 रुपये आप जमा नहीं कर पाएंगे। 20,000 करके आपको 2 बार जमा करने पड़ेंगे, या 20,000 करके एक बार, या 30,000 करके एक बार जमा करना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसका स्कॉलरशिप जो है 50,000 रुपये है, या तो आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के सेकंड सेमेस्टर की जो है सेकंड ईयर की आपकी स्कॉलरशिप 36,000 रुपये आती है, तो आपके मान लीजिए 36,000 रुपये स्कॉलरशिप आनी है और आपका जो है 20,000 रुपये यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है आपके बैंक का, तो आपका स्कॉलरशिप फिर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। आपका स्कॉलरशिप आया तो ज़रूर था लेकिन आपके अकाउंट में नहीं पहुँचेगा। इसी कारणों की वजह से छात्रों के अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं गया। तो अब जो है पैसा नहीं गया है तो इसके लिए क्या करना होगा उसके लिए भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्या करना पड़ेगा।
देखेंगे इस कारण और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जो है आप सभी की स्कॉलरशिप जो है अटक गई है, वो कारण भी पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि आवेदन करते समय प्राप्तांक व पूर्णांक गलत भरना, तो जिन छात्रों ने ये गलती की थी उनका तो वैसे भी स्टेटस रिजेक्ट हो गया, उनका स्कॉलरशिप आना नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर बीएड बीटीसी एलएलबी में सामान्य वर्ग में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो बीएड बीटीसी और बीए एलएलबी वगैरह जो बच्चे कर रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर में जो है 55% होने चाहिए, और वहीं पर अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके प्रीवियस ईयर में यानी पिछले कक्षा में आपके 50% अंक होने चाहिए, तभी जो है आपका जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप का पैसा आपको दिया जाएगा, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप सभी चीज़ें ये समझ लें। और वहीं पर जो है आपको बता दें कि जो सामान्य वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के, ठीक है, और वहीं पर ओबीसी कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं उनकी जो आय सीमा यहाँ पर रखी गई है वहाँ पर 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है अब आपका जो है ये दायरा बढ़ा भी दिया गया है। इस बार 2023-24 जो सत्र 2024 और 25 का जो सत्र होगा उसमें ये आय सीमा बढ़ा दी गई है, ठीक है, लेकिन हालांकि आपको 2,50,000 से ज़्यादा आपका जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस वजह से भी आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पर अटकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसे छात्रों को क्या करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि जिन भी छात्रों का ट्रांजेक्शन यहाँ पर फेल हुआ है उन छात्रों को क्या करना है जिससे कि वहाँ पर इनका जो है स्कॉलरशिप का पैसा जो है दोबारा से उनके अकाउंट में आ जाए। देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कर सकते हैं वंचित छात्र छात्राएँ, मतलब जिन छात्रों का ट्रांजेक्शन फेल हो गया वो छात्र छात्राएं क्या करेंगे तो उनके अकाउंट में उनका पैसा आ जाएगा। देखेंगे माइनर खाते, देखेंगे माइनर बैंक खाते वाले जिन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति नहीं पहुंची है उन्हें इंडिया पोस्ट बैंक व अन्य बैंक में नया खाता खुलवाना चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि अगर आपका जो है बैंक खाता जो है वो जिस बैंक में आपने लगाया था वो बैंक में पैसा आने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप का पैसा लेने के लिए आपको जो है पोस्ट ऑफिस में, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर अपना एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला एक न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। क्योंकि अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अनिवार्य कर रही है कि वो जो भी गवर्नमेंट का पैसा भेजेगी वो सभी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही भेजेगी। तो अब आप सभी को यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप सभी जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। तो आपको स्कॉलरशिप अगर लेना है, जिन भी छात्रों का जो है पेमेंट फेल हो गया है या जिन छात्रों को नए 2023-24 सत्र में जो है नया स्कॉलरशिप का पैसा लेना है, जो नए छात्र आ रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये छात्र कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि खुलवाना चाहिए, ठीक है, और आधार सीडिंग हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन फेल होने जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन किया जाता है उसमें उसी वक्त जो है आपकी आधार सीडिंग कर दी जाती है। कहने का मतलब कि आपके अकाउंट को आपके आधार कार्ड से उसी वक्त लिंक कर दिया जाता है। फिर अगर इसको आपका कोई भी पैसा जो है स्कॉलरशिप का हो या किसी भी योजना का इसको पैसा हो, तो पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो आधार के थ्रू आता है। आधार नंबर जो है पीएफएमएस सिस्टम में डाल दिया जाता है और जो भी आपका आधार नंबर से बैंक अकाउंट लिंक होता है उसी में पैसा चला जाता है। तो वहाँ पर कोई इंसान तो बैठता नहीं, वहाँ तो पीएफएमएस जो है मशीन लर्निंग सिस्टम है, तो वहाँ पर मशीनरी सिस्टम रहता है। आधार नंबर डाला जाता है, आधार नंबर के थ्रू स्कॉलरशिप का पैसा या किसी भी योजना का पैसा डायरेक्ट उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी के अगर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक आपका आधार सीड हो जाएगा, फिर ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताया गया कि जो है छात्रवृत्ति का जो है देने के आदेश, देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि सीडिंग हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन फेल होने की जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। यदि शासन से निदेशालय को इन छात्र छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति देने का आदेश आएगा तो ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्र के खाते में बैंक शाखा में ट्रांसफ़र करने पर भी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ लें कि अगर आप जो है ग्राहक सेवा केंद्र खाते में जो बैंक शाखा में जाकर के अपना जो है वहाँ पर जो है आपकी जैसे 20,000 रुपये ट्रांजैक्शन लिमिट है तो आप उसको बढ़वा करके 50,000 भी करवा लेंगे तो आपका 50,000 रुपये ट्रांजैक्शन लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर अब आप सभी को बताया गया है कि अब आप जब का पैसा अगर निदेशालय से कोई अब जो है यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिन बच्चों का पैसा जो है ट्रांजैक्शन जो है फेल हो गया है उनको फिर से जो है
ट्रांजैक्शन लगाया जाए, मतलब उनका पैसा फिर से उनके अकाउंट में भेजा जाए। तो आप अगर सभी पहले से एक्टिव रहेंगे, आप सभी अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में या नया अकाउंट ओपन करा लेंगे, या फिर अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़वा लेंगे, या फिर अपने अकाउंट को जो है आधार सीडिंग करा लेंगे, तो आप जब भी निदेशालय से आप जो है पैसा आपके लिए जो है भेजा जाएगा तो तुरंत आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये जो न्यूज़ है ये जो है चुनाव के पहले की है, जब आचार संहिता लागू थी। तो यहाँ पर बताया गया था कि अभी तो आचार संहिता लागू है, अभी जो है कोई भी पैसा, कोई भी बजट, कुछ भी योजना कोई भी नहीं चल रही है, तो किसी भी प्रकार को कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अब जो है आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अब किसी भी वक्त आप सभी के लिए आदेश आ सकता है कि जिन बच्चों का ट्रांजैक्शन फेल हो गया था उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप का पैसा फिर से भेजा जाए। तो जैसे ही निदेशालय से आदेश आ जाएगा, ठीक है, अरुण असीम जी जो मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, वो जैसे ही आदेश कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने एक बयान में कि हम जो है जैसे कि SC ST के लिए सेकंड फेज के 2 फेज बना दिए हैं स्कॉलरशिप को लेकर के, अब हम जो है OBC जनरल माइनॉरिटी के लिए भी जो है 2 फेज बनाएंगे या कुछ करेंगे उनके, जिससे कि जिन भी छात्रों का स्कॉलरशिप का पैसा रुका हुआ है उनका स्कॉलरशिप का पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाए। तो हो सकता है कि अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब जैसे ही मंत्री जी का आदेश आ गया निदेशालय तुरंत उस पर एक्टिव हो जाएगा और आप सभी का जो पैसा बचा हुआ है वो आपके अकाउंट में भेज देगा। तो उससे पहले आप सभी को जो है ये सारी चीज़ें करा लेनी है, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, नया पेमेंट बैंक ओपन करा लेना है और सारी चीज़ें करा लेनी है, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि इस तरीके से काफ़ी छात्रों का यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है यही रीज़न आया है। देखेंगे यहाँ पर जैसे इनका जो है बैंक जो है स्कॉलरशिप का जो पैसा आया था वो यहाँ पर जो है फेल हो गया था। अब फेल हो गया तो किस वजह से फेल हो गया था, देखेंगे आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट नंबर। कहने का मतलब जो इन्होंने बैंक अकाउंट अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगाया था उस बैंक अकाउंट में इनका आधार कार्ड जो है मैप नहीं होता है, इस वजह से जो है इनका स्कॉलरशिप का पैसा फेल हो गया था। अब पैसा फेल कब हुआ था, देखेंगे यहाँ पर 25 मार्च 2024 यानी होली वाले दिन जिन छात्रों का पैसा आया था, काफ़ी छात्रों का सबसे बड़ा अमाउंट 2023-24 का पैसा जो आया था वो 25 जो है मार्च 2024 को सबसे बड़ा पैसा आया था। उसी में कम से कम 50% बच्चों का स्कॉलरशिप आया था और उसी में काफ़ी बच्चों का यहाँ पर अमाउंट फेल भी हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इनका भी जो है फेल हुआ था, तो वो भी किस वजह से फेल हुआ था, देखेंगे बैंक रीजन में अगर आप देखेंगे तो इनका पेमेंट इसलिए फेल हुआ था, अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट ऑन जो है अकाउंट बाई, देखेंगे अकाउंट बाई बैंक। तो कहने का मतलब जो है इनका यहाँ पर जो है मैक्सिमम लिमिट जो है वो जो है सेट था। अब यहाँ पर जो है इनका 20,000 रुपये मान लीजिए सेट था और इनका स्कॉलरशिप जो है 50,000 आना था, तो अब यहाँ पर इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो अब जो है निदेशालय से अगर कोई आदेश आएगा तो आप सभी के लिए स्कॉलरशिप का पैसा आपको जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था जिन छात्रों का जो है ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। हालांकि यहाँ पर जो है मैंने ट्रांजैक्शन फेल को लेकर के ही काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो अब बाकी की जो अपडेट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बाकी जहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल जो छात्र हैं उनके लिए जो है इतना ही इन्फॉर्मेशन था। बाकी वीडियो लेंथी हो गया इसलिए मैं अब आगे के इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे, तो हम अब जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इसी तरीके की डिटेल वीडियो समझने के लिए, डिटेल जो है जो भी प्रॉब्लम है उन सभी को डिटेल में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस चैनल पर दी जाती है जिससे कि आपको बारीक से बारीक चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।